नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सूरज ने भेजी है, जो कि पेशे से एक पिकअप ड्राइवर और गैस सप्लायर है। तो चलिए अब यह कहानी सूरज के जुबानी ही सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं जो कुछ आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, वो एक ऐसा सच है जिसे सोचते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये बात उस वक्त की है जब मैं एक इंडस्ट्रियल गैस गोदाम में पिकअप ड्राइवर था। रात की शिफ्ट में काम करता था और उन रातों में कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। उस रात बारिश रुक रुक के गिर रही थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बहुत गहरी बात छुपा रहे हों। गोदाम के अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। उस दिन लाइटें तो थीं, पर उनमें से एक पीली सी ट्यूब लाइट बार बार झपक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छेड़ा हो। मैंने अपनी पिकअप खड़ी की और गाड़ी में सिलेंडर लोड करने लगा। सब कुछ वैसे ही था जैसे रोज होता है, बस एक बात अलग थी, एक अजीब मीठी सी सड़ी हुई बदबू, जैसे किसी ने पुराने जमाने की जल चुकी चीजें वहीं कहीं दबा रखी हों। शुरू में मैंने सोचा कोई सिलेंडर लीक हो रहा होगा, लेकिन यह बदबू गैस की नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ मरा हुआ, कुछ जला हुआ, कुछ जो अब भी आसपास था। मैंने एक मजदूर से पूछा, भाई पीछे से कुछ जलाया क्या? उसने बस एक नजर देखी और बोला, यहां हर चीज जलती है सूरज भाई, कुछ दिखाई देती है, कुछ बस सूंघ ही जाती है। फिर वो चुप हो गया। मैंने जब जोर से हंसने की कोशिश की तो गले से आवाज नहीं निकली। गोदाम की उस बदबू में जैसे मेरी हंसी भी घुट गई थी। गाड़ी में सारे सिलेंडर लद चुके थे। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, पीछे से एक जोर की खटाक आवाज आई, जैसे किसी ने डिक्की का ढक्कन पटका हो। उतर कर देखा, कुछ नहीं था, सब कुछ वैसे ही था, पर वो बदबू अब ज्यादा गाढ़ी थी, इतनी गाढ़ी कि जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मेरी नाक तक भेजा हो। मैंने शीशे बंद किए, एयर फ्रेशनर लगाया, पर कोई फायदा नहीं। वो बदबू जैसे अब मेरे अंदर बैठ गई थी। शहर से बाहर निकलते ही रास्ता एकदम सुनसान हो गया। चारों तरफ अंधेरा था और बारिश की बूंदें अब पिकअप की छत पर थपथपा रही थीं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाहट जिसमें कोई मेरा नाम ले रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन वो फुसफुसाहट फिर भी आती रही, बिल्कुल मेरे कान के पीछे से, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो, सांस ले रहा हो और मेरी गर्दन को घूरता हो। मैंने शीशे में देखा, पर पीछे कोई नहीं था। गाड़ी में मैं अकेला था, लेकिन उस पल मैं पहली बार अकेला महसूस नहीं कर रहा था। मैं पहली बार डर के साथ था। मैंने झटके से गाड़ी रोकी। गला सूख चुका था, हाथ पैर बर्फ हो चुके थे। गाड़ी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं बची थी, पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी मैं धीरे धीरे मुड़ा और फिर से देखा, वहां कोई नहीं था। पर वो बदबू अब और तेज हो गई थी। अब वो सिर्फ नाक में नहीं, दिमाग में घुस रही थी, जैसे कोई जबरदस्ती मुझे कुछ याद दिलाना चाहता हो। मैंने झटपट गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब स्टीयरिंग कड़क लग रहा था, जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा हो या फिर कोई और भी मेरे साथ पकड़ के चला रहा हो। सड़क सुनसान थी, पेड़ों की शाखाएं हवा में कांप रही थीं और बारिश अब फिर से तेज हो गई थी। सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, उस पर लिखा था, आगे 5 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं। और तभी एक और अजीब चीज हुई। मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। न कॉल आया, न मैसेज, बस एक ब्लैक स्क्रीन। और उस स्क्रीन में मैं अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा था, बल्कि किसी और का चेहरा दिख रहा था, जैसे जल चुका हो। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। मैंने झट से मोबाइल दूर फेंक दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मुझे यकीन होने लगा था कि मैं गाड़ी में अकेला नहीं हूं। तभी पीछे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने डरते हुए शीशे में देखा।
पिछले डिक्की में रखे 2 सिलेंडर अब जमीन पर थे, पर मैं जानता था मैंने उन्हें बांध कर रखा था, फिर वो खुद से कैसे गिर गए। मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी को एक किनारे रोका। उतरने ही वाला था कि पिकअप के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई, धप धप। मैंने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, या फिर शायद मेरी आंखें अब सच को देखने से इनकार कर रही थीं। मैं वहीं ड्राइवर सीट में बैठा रहा, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे किसी ने चिपका दिए हों। कुछ देर तक सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि सीने में दर्द होने लगा। मैंने अपने आप को समझाया, कुछ नहीं है सूरज, तू बस थक गया है, ये तेरा वहम है। पर उस वक्त झूठ बोलना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक गाड़ी का वाइपर अपने आप चलने लगा, बिल्कुल धीमी रफ्तार में, जैसे कोई हाथ से उसे खींच रहा हो। मैंने चाबी घुमाई, गाड़ी बंद थी, तो फिर वाइपर कैसे चल रहा था? अब मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, ऐसी ठंडी हवा जैसे किसी मुर्दा घर में चलती हो। और उसी के साथ मेरे कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, कहां जा रहा है सूरज, तेरी मंजिल अब ये नहीं रही। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरे जोर से एक्सीलेटर दबाया। सड़क पर आगे निकल गया, लेकिन अब मैं अपने गले के अंदर तक कांप रहा था। मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, मैं क्या देख रहा हूं? यह सच है या मैं पगला रहा हूं? 10 मिनट तक मैं बिना कुछ सोचे बस गाड़ी चलाता रहा, लेकिन फिर एक मोड़ पर कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। सड़क के किनारे एक औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए, साड़ी भीगकर मिट्टी में लिपटी थी, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और न ही वो हिल रही थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो धीरे धीरे उठने लगी, पर उसके उठने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसका सिर सबसे आखिर में उठा, बिल्कुल उल्टा, जैसे पहले रीढ़ की हड्डी खींची हो, फिर गर्दन सीधी हुई हो। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं और जब 2 सेकंड बाद खोलीं, वहां कोई नहीं था, ना औरत, ना मिट्टी में उसके पैरों के निशान। अब मैं रोना चाहता था, लेकिन आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। अब मुझे सिर्फ डर नहीं लग रहा था, अब मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हो रहा हूं। ना कोई औरत थी, ना कोई आवाज, लेकिन फिर भी वो मेरे पास थी, कभी सांसों में, कभी स्टीयरिंग पर, और अब मेरे सपनों में घुसने वाली थी। मैंने पिकअप को एक पुराने पेट्रोल पंप के पास रोका, जो बरसों से बंद पड़ा था। चारों तरफ घना सन्नाटा था, पेड़ हिलते भी थे तो लगता था जैसे कुछ छुपा हो उनके पीछे। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, खिड़कियां ऊपर कर लीं और गाड़ी के अंदर ही एक कोना बनाकर लेट गया। थकान बहुत थी, पर डर ने नींद को भी डरा दिया था, लेकिन कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर सपना शुरू हुआ, या शायद हकीकत। मैंने देखा मैं उसी गाड़ी में हूं, लेकिन बाहर कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, धप धप धप। मैंने खिड़की से झांका, कोई नहीं था, पर खटखटाहट अब छत पर हो रही थी, और अचानक छत से किसी ने झुककर खिड़की से अंदर झांका। एक औरत, जल चुकी, चेहरा आधा सड़ा हुआ था, बाल पसीने से चिपके हुए, आंखें नहीं थीं, बस 2 जलते हुए गड्ढे थे। मैंने चीख मारनी चाही, पर आवाज नहीं निकली। वो झुकी और खिड़की से अपना हाथ अंदर डालने लगी। उसके हाथ की उंगलियां नहीं थीं, बस जल चुकी हड्डियां थीं, और उसकी चमड़ी से धुआं उठ रहा था। उसने मेरा गला पकड़ लिया और तभी मेरी नींद खुल गई। मैं हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा, पिकअप की खिड़की पर जली हुई उंगलियों के निशान थे। मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था, या शायद देख रहा था, लेकिन कोई था जो मेरे सपने में घुसकर मेरी हकीकत छू गया था। मैंने वहीं बैठकर अपने आप को कसकर पकड़ लिया। दिल अब धड़क नहीं रहा था, दौड़ रहा था, और तभी मेरी नजर सीट के नीचे गई। वहां कुछ पड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाया, वो एक पुराना सा महिला का पर्स था, लेकिन ये मेरे गाड़ी में कहां से आया? मैंने उसे खोला, अंदर एक जली हुई फोटो थी, जिसमें एक औरत थी, उसी जैसी जैसे मैंने सपने में देखा था। नीचे नाम लिखा था, रजनी देवी, एलपीजी सिलेंडर हादसा 2007। मैंने उस फोटो को अपने हाथ में उठाया और मेरी उंगलियां कांपने लगीं। उस फोटो के जलने का तरीका, उसकी आंखों की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी उस औरत की जब उसने मेरी गाड़ी की खिड़की से झांका था।
अब मैं डर से ज्यादा पागलपन की कगार पर था, लेकिन डर के आगे एक सवाल खड़ा हो चुका था। अगर वो रजनी देवी थी तो वो अब क्या चाहती है? जैसे तैसे मैंने उस रात को काटा। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। थोड़ी सी धूप निकली तो मैं उसी गैस गोदाम की ओर वापस जाने लगा जहां से पिकअप में सिलेंडर लादे थे। रास्ता वही पुराना, वही सुनसान, वही मोड़, पर अब हर मोड़ पर लगता था कि कोई मेरी नजरों से बचकर मुझे देख रहा है। गैस गोदाम पहुंचा, वहां के चौकीदार से पूछा, भैया यहां कभी कोई हादसा हुआ है सिलेंडर का? कोई औरत वगैरह? वो एक पल को चुप हो गया, फिर बोला, तू नया ड्राइवर है क्या? मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसने पान थूकते हुए कहा, हां भाई, बहुत साल पहले यहीं गोदाम में धमाका हुआ था। रजनी नाम की औरत रात में अपने पति को खाना देने आई थी। उसके आदमी की ड्यूटी रात में थी, पर क्या पता था, गोदाम में लीक हो रही गैस ने उसी वक्त आग पकड़ ली। दोनों के जिस्म जल गए, पर औरत की लाश पूरी तरह पहचान में नहीं आई, बस बाल और हड्डियां मिली। ये सब सुन के मैं वहीं खड़ा रह गया। पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। चौकीदार बोला, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस पर्स उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो उसी औरत का पर्स था भाई। तू कहां से लाया? अब मेरी सांसें टूटने लगी थीं। जिस औरत की लाश पहचान में नहीं आई, वो आज मेरी गाड़ी में आकर अपना पर्स छोड़ गई। मैं भागकर पिकअप में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और भागने लगा। पर डर जब पीछा करता है ना, तो सड़कें भी उसका रास्ता बन जाती हैं। एक मोड़ पर गाड़ी जैसे ही धीमी की, सामने अचानक एक औरत दिखी, भीगी साड़ी, जले हुए पांव और हाथ में एक गैस सिलेंडर का ढक्कन। मैंने ब्रेक मारा, पर ब्रेक नहीं लगे। गाड़ी सीधा उस औरत के अंदर से निकल गई, पर जैसे ही वो पार हुई, गाड़ी का बोनट जलने लगा और धुएं से भर गया। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और कूदकर बाहर आया। तब मैंने देखा, बोनट पर किसी ने जलती उंगलियों से लिखा था, मुझे अब भी जलन है। उस पल मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें किसी ने अंदर से जकड़ ली हों। मैंने कांपते हाथों से बोनेट को साफ किया, पर जले हुए निशान अब भी बाकी थे, लाल लाल लकीरें जो अब भी गर्म थीं। मैं समझ गया था, अब ये सिर्फ डरावना सपना नहीं, ये औरत मुझसे कुछ चाहती है। घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। मैं सीधा उस पुराने वेल्डिंग वाले चाचा के पास पहुंचा, जिसने मेरी पिकअप कई बार ठीक की थी। उनसे सब बताया, उस औरत के बारे में, उसके सपने के बारे में, पर्स के बारे में, सब कुछ। वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तूने कभी इस पिकअप की पिछली हिस्ट्री पता की? मैंने कहा, नहीं, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, यह गाड़ी तूने खरीदी नहीं, तुझे सस्ती मिल गई थी ना, वो भी इंडस्ट्रियल गोदाम के पास के पुराने कबाड़ी से। मैंने हां में सिर हिलाया। फिर उसने जो कहा, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। उसने कहा, इस पिकअप में कभी गैस गोदाम का स्टाफ सामान ढोता था। जिस दिन रजनी देवी मरी थी, उसी दिन इसी पिकअप में उसका पति भी मारा गया था, और लोग कहते हैं उसके जलते शरीर की राख की गंध आज भी कभी कभी इस गाड़ी के सीट के नीचे आती है। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मतलब ये वही गाड़ी है जिसमें वो हादसा हुआ था, और शायद रजनी देवी की आत्मा अब उसी गाड़ी के जरिए अपना बदला लेना चाहती है। मैंने उसी रात ठान लिया, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं जाकर देखूंगा वो जगह जहां रजनी जली थी। रात के ठीक 12 बजे मैं अकेले अपनी पिकअप लेकर उस गोदाम की पुरानी बंद बिल्डिंग की ओर चला। वो जगह अब वीरान थी, पिछले कुछ सालों से बंद पड़ी थी। गेट तोड़कर अंदर घुसा, हर तरफ जले हुए टिन, टूटे गैस सिलेंडर और दीवारों पर काली राख के निशान थे। एक दीवार पर कोई नाम लिखा था, रजनी, और उसके नीचे ताजा खून जैसी लाल लकीरें थीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही टॉर्च उस कोने की ओर घुमाकर बढ़ाया, एक झटका लगा। वहां कुछ था। एक औरत पीछे पीठ करके बैठी थी, भीगे बाल, जली हुई पीठ और हाथ में सिलेंडर का ढक्कन। मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। सांस रुक गई, आवाज गुम, और तभी उसने बहुत धीरे से गर्दन घुमाई। आधा चेहरा जला हुआ, और उसके अधजले होठों से निकला बस एक वाक्य, अब मेरी बारी है। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। टॉर्च बंद होते ही ऐसा अंधेरा फैला कि जैसे किसी ने मेरी आंखें निकाल ली हों। मैं बिल्कुल जड़ सा खड़ा था।
ना हाथ हिल रहा था, ना पैर। सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, उसके कदमों की धीमी धीमी आवाज, थक थक थक, जैसे कोई गीले फर्श पर जलते हुए पैरों से चल रहा हो। और फिर मेरी गर्दन के बिल्कुल पास से एक सांस की गर्म भाप सी लगी, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो और धीमे से कान में फूंक मारा हो। अचानक मैंने महसूस किया किसी ने मेरी गर्दन पर उंगली रख दी, लेकिन वो उंगली नहीं थी, वो तो राख जैसी जली हुई कोई चीज थी, गरम, गलती हुई, सड़ी हुई। मैं चिल्लाना चाहता था, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सामने देखा तो दीवार पर लिखा था, अब हर सिलेंडर के साथ मैं भी जाऊंगी। मेरे पसीने छूट चुके थे। गाड़ी में बैठकर जैसे तैसे भागा। रात को घर पहुंचा तो सन्नाटा था, पर दिमाग में बवंडर चल रहा था। मैंने अपनी मां से कुछ नहीं कहा, सीधा अपने कमरे में चला गया। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। रात के ठीक 2:30 पर मेरी पिकअप की हॉर्न बजने लगी। पिकअप खुद चालू हो गया था। गाड़ी की हेडलाइट ऑन एन और ड्राइविंग सीट खाली थी। मैं दौड़कर बाहर गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा डैशबोर्ड पर फिर एक शब्द उभरे थे, राख से लिखे हुए, अब पीछे नहीं, मैं आगे बैठूंगी। ड्राइविंग सीट की सीट बेल्ट अपने आप ऊपर उठी और ऐसे हवा में तन गई जैसे किसी अदृश्य शरीर ने पहनी हो। पिकअप खुद चल पड़ी बिना किसी ड्राइवर के। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे, पर गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी और फिर दरवाजा अपने आप खुला, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अब डर बस बाहर नहीं, अंदर तक घुस चुका था। पर मैंने सोचा, अगर इस बार मैं पीछे हटा तो ये आत्मा मुझे कहीं और से पकड़ेगी। मैं गाड़ी में बैठ गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी खुद चल रही थी और रास्ता वही इंडस्ट्रियल गोदाम वाला था। रास्ते में जब मैंने साइड मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर एक जली हुई औरत बैठी थी। आंखें लाल और बाल बिल्कुल गीले थे। वो चुप थी, पर उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि शीशा धुंधला गया था। और फिर उसने कहा, मेरे मांस से उठी थी वो आग, अब तेरी हड्डियों में उतरेगी। उसकी आवाज जैसे किसी भट्टी में जलते लोहे की खरखराहट हो, ना इंसानी ना जानवर की। मेरी पिकअप की पिछली सीट पर वो बैठी थी, पर इस बार वो मुझे सिर्फ देख नहीं रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में उतर रही थीं, जैसे मेरी रूह को टटोल रही हो। उसके बाल गीले नहीं थे, अब टपकते हुए थे, जैसे किसी ने उसे पेट्रोल से नहला दिया हो। मैंने घबराकर एकदम ब्रेक मारा, पर गाड़ी तो मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं। स्टीयरिंग अब भी अपने आप घूम रहा था और पिकअप इंडस्ट्रियल गोदाम की तरफ बढ़ती जा रही थी। बाहर के माहौल में घना धुआं था, लेकिन गाड़ी के अंदर का डर अब भी ज्यादा भारी था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने अपनी उंगलियों से गाड़ी की डैशबोर्ड पर राख से कुछ लिखा। मैंने ध्यान से देखा, उसने लिखा था, गोदाम के पीछे, याद है कुछ? उस लाइन को देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मुझे उस वक्त उस वेल्डिंग वाले चाचा की बात याद आया कि कुछ सालों पहले गोदाम के पीछे एक लीक हुए सिलेंडर की वजह से आग लगी थी और उस आग में रजनी देवी और उसका पति दोनों मारे गए थे, लेकिन शायद वो थी और अब मेरे साथ थी। मैंने रोते हुए उससे कहा, देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि यह पिकअप श्रापित है, मैं नया ड्राइवर हूं। वो चुपचाप मेरे पास झुककर आई। उसकी सांस अब भी शीशा धुंधला कर रही थी और उसने मेरे कंधे के पास फूंक मारी। मेरे कुर्ते में जलन सी महसूस हुई, जैसे आग की लपट धीरे से लगाई गई हो। मैं चिल्ला पड़ा, क्या चाहिए तुझे? बोल। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, इंसाफ। और तभी मेरी पिकअप अपने आप गोदाम के उसी पिछवाड़े में रुक गई जहां वो आग लगी थी। दरवाजा अपने आप खुला और उसने कहा, चल, अब तेरा नंबर है। यह कहते हुए उस जली हुई औरत ने मेरी तरफ इशारा किया और उसी वक्त मेरी सांस रुक गई। वो मेरे इतना पास आ गई थी कि उसके सड़े हुए मांस की बदबू मेरे गले में उतरने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। गाड़ी के शीशे फिर से धुंधला गए थे, पर इस बार सिर्फ सांसों से नहीं, बल्कि खून के छींटों से। मैंने गर्दन घुमा के देखा। वो औरत अब सामने वाली सीट पर नहीं, मेरी गोदी में बैठी थी। उसका जला हुआ चेहरा इतना करीब था कि उसकी फटी हुई पलकों के पीछे की खाली जगह दिख रही थी। और फिर उसने धीरे से कहा, तू ही था जिसने मेरी चीखें सुनी थीं उस रात। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैं इस पिकअप पर नया ड्राइवर हूं,
लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनी और बोली, पर तू डर के मारे भाग गया और मैं जल गई, जिंदा जल गई। गाड़ी बंद थी पर चल रही थी। सड़क अपने आप कट रही थी और हर जगह सिर्फ राख और चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? उसका चेहरा मेरे चेहरे से सट गया, जैसे सड़ी हुई आत्मा मेरे अंदर घुसना चाहती हो। मैं चाहती हूं कि तू हर रात वही आग महसूस करे, हर रात वही चीखें सुने और हर रात मरने की कोशिश करे, लेकिन मरे नहीं। मेरे माथे से खून बहने लगा बिना किसी चोट के। मैंने बाहर देखा, वो गोदाम सामने था पर जला हुआ नहीं था। और तभी एक पल के लिए सब रुक गया। गाड़ी, वो औरत, मेरी सांसें, सब। और तभी पीछे से एक जली हुई आवाज आई, तैयार हो, आखिरी मंजिल आ गई है। यह आवाज सुन के मेरे कानों से खून बहने लगा। इतनी तेज गर्मी, ऐसा लगा जैसे मैं उसी आग में हूं जिसमें वो जली थी। गोदाम की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगीं, जैसे पुरानी चीखें उन ईंटों में अभी भी जिंदा थीं। गाड़ी रुक गई और वो औरत उतर गई, या कहूं हवा में राख बनकर उड़ गई। मैं जैसे ही नीचे उतरा, मेरा पैर किसी चीज पर पड़ा। वो एक जला हुआ सिलेंडर था जिस पर किसी ने खून से लिखा था, इंसाफ। और फिर मेरे चारों ओर गोदाम की जमीन से लपटें उठने लगीं। हर लपट में एक चेहरा दिखता था, एक औरत और उसका पति। वो दोनों जल चुके थे। ये उसी हादसे में मरे थे जिस हादसे के बारे में वेल्डिंग वाले चाचा ने बताया था। अब वो जली हुई औरत मेरे सामने खड़ी थी, पूरी तरह आग में लिपटी हुई, और बोली, तू वहां था उस रात, तूने हमें बचाया नहीं था। तुझे लगा था आग तेरे हिस्से ना आए और हम दोनों जल जाएं। मैं चीख पड़ा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नया ड्राइवर हूं। गोदाम की दीवारें गिरने लगीं। आग ने सब कुछ घेर लिया था, पर मैं जला नहीं, मैं भागा नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, डर से भागकर कभी कोई नहीं बचता। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, चलो मान लिया, अगर मेरी वजह से तुम मरी हो तो आज मैं मरने को तैयार हूं, पर प्लीज अब किसी और को मत जलाना। तभी वो औरत एक ऐसी मुस्कान मुस्कुराई जो डरावनी तो थी पर शांति भी लिए हुए थी, और बोली, तेरी सजा अब तेरी जिंदगी है। अब तू हर रात इन्हीं सिसकियों के साथ सोएगा, हर सुबह इन्हीं चीखों के साथ उठेगा। और फिर वो राख बनकर बिखर गई, गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो औरत बार बार उस हादसे के वक्त मेरा वहां होने का दावा क्यों कर रही थी। हो सकता है शायद कोई मेरा हमशक्ल हो। खैर, मैं अब भी जिंदा हूं, पर अंदर से बिल्कुल खाली। हर रात वही रास्ता, वही पिकअप, वही गोदाम और वही जलती औरत। मैं बस एक बात सोचता हूं, काश उस औरत ने मुझे पहचान लिया होता। कभी कभी बिना गलती की भी सजा भुगतना पड़ जाता है। मैं जिंदा तो हूं, लेकिन जब जब रात गहराती है और जब कोई पिकअप सड़कों से गुजरती है तो वो जलती हुई औरत फिर लौटती है, शीशे पर धुआं छोड़ते हुए अपनी सड़ी हुई सांसों से मेरी गर्दन के पीछे फूंक मारती है। कई बार लगा कि वो मेरे अंदर घुस चुकी है। अब जब मैं खुद से बात करता हूं तो मेरी आवाज मेरी नहीं लगती। मुझे लगता है अगली बार वो किसी और की सवारी करेगी, और तब शायद वो ड्राइवर सूरज नहीं, आप हो। तो याद रखना, अगर रात के समय आपकी गाड़ी में बैठा कोई दिखाई ना दे पर शीशा फिर भी धुंधला हो जाए तो सांस मत लेना, क्योंकि वो अब भी यहीं है। ऐसी कहानियां कोई नहीं सुनाएगा जैसी प्यासी आत्मा सुनाता है। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार वो खुद आपसे कहेगी, पर उस वक्त शायद बहुत देर हो चुकी होगी। डर अब आपके बेहद करीब है। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक सांस रोके रहिए।